अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है साजिद तारड़ डॉक्टर इश्तियाक टॉक व्हाई पाकिस्तान फेल्ड टू फाइट एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म। ओए होए, क्या खतरनाक टाइटल है। तो भाई तीनों ही बड़े सुलझे हुए और नॉलेजेबल बंदे हैं जी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। पाकिस्तान के जो करंट हालत है वो कैसे चल रहे हैं, वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। वीडियो काफ़ी लंबी है तो भाई दो पार्ट आएंगे इसके। तो कॉर्नर करते हैं ये 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। कमर शीमा और दोस्तों, अगेन आई एम ऑनर्ड टू हैव विद मी प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब और हम सब के दिल अजीज साजिद तारड़ साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और बड़ा मेहरबानी, आपने टाइम दिया। बहुत मेहरबानी इनवाइट करने की। और साजिद तारड़ साहब के साथ तो हमारा लगता है एक वो बन गया यूनिट अनब्रेकेबल। जी और इंशाल्लाह। मेरे वास्ते दिस इज अ थेरेपी फॉर मी। मैटर ऑफ फैक्ट मैं आई एम ऑलवेज ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी विद डॉक्टर इश्तियाक साहब, who is I take him as my mentor, matter of fact, and each time I'm sitting with him, I'm what they say, I always have butterflies in my stomach. Oh, थैंक यू। you are very generous, sir. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर साहब एंड तारड़ साहब। आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि मैं वो देख रहा था, डॉक्टर परवेज हुदबई का एक आर्टिकल देख रहा था कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये अनडिफीटेबल क्यों है। डॉक्टर साहब, पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपने बुक लिखी पाकिस्तान दी गैरिजन स्टेट भी, कि जो ये कहा जाता है, जो सेंट्रल थीम है वो जो कि जी पाकिस्तान क्यों दहशतगर्द जमातों से नहीं लड़ रहा, शायद उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके जो इंडिया सेंट्रिक कैडेट एंड डिफेंस कॉलेजेस की जो ट्रेनिंग है उसने बेसिकली पाकिस्तान को तहरीक तालिबान या इन दहशतगर्द जमातों से लड़ने के लिए अभी तैयार ही नहीं किया, क्योंकि वहां पे शायद ट्रेनिंग और तैयारी कुछ और है और आगे जो दुश्मन है वो बिल्कुल ही और नेचर का है। बल्कि आप इसी साल देख लें तारड़ साहब और डॉक्टर साहब कि 262 टेरर अटैक्स हुए हैं, 400 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में जो हैं वो शहीद हुए हैं, 750 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अगर भारत ने एक भी कुछ किया होता तो अब तक हम क्या कर बैठे होते। तो डॉक्टर साहब, हाउ डू यू सी दिस सर? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐसा कंपैरिजन देना चाहता हूं कि आप स्टन हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद बताऊंगा कि उसमें और हम में फर्क क्या है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे जब अलकायदा का अटैक हुआ तो उनकी सारी प्लानिंग एक न्यूक्लियर वॉर विद सोवियत यूनियन के लिए थी। उनकी कैलकुलेशन में ये था ही नहीं कि कोई हमारी टेरिटरी से या यहां से ही एक टेररिस्ट अटैक हम पे कर देगा। देयर वाज नो प्लानिंग व्हाटसोएवर। इसीलिए देखें, हमने अपनी आंखों से देखे हैं जहाज आते हुए। हाँ जी, कोई ना मिसाइल ना कुछ, वो सीधे जाके उनके टारगेट्स पे लगते रहे हैं। तो ये मुल्कों में हो जाता है व्हेन दे आर फिक्सेटेड। अमेरिका की दुनिया में फॉरेन पॉलिसी, ये जो अपने अलायंसेस बनाना, सीटो, सिएंटो, टर्की, पाकिस्तान, नेटो, all meant to contain a perceived Soviet all out threat। और उन्होंने अपने इंटरनल जो सिक्योरिटी में ये कभी कैलकुलेट ही नहीं किया कि एक हमला इस किस्म का भी हो सकता है। तो अगर, लेकिन अमेरिका ने उससे सबक ये सीखा कि दे टर्न्ड एवरीथिंग अपसाइड डाउन। अलकायदा को परसू करके डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ जी, जहां जहां, बल्कि उन्होंने उसमें ज्यादती भी कर दी कि जो इन्वॉल्व नहीं थे, इराक और ये और वो, उनकी भी तबाही कर दी। हमारे यहाँ भी सारी इंडिया सेंट्रिक ही प्लानिंग है, मगर कोई पिछले 2001, 2, 3 से तो सारे जो एक्चुअल पाकिस्तानियों की जानें जा रही हैं और हमले हो रहे हैं, वो तो अपने, मैं इसे कहता हूं, होम ग्रोन टेररिज्म। लेकिन उसके लिए हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। क्या मुल्कों की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सिक्योरिटी प्लानिंग, डिफेंस प्लानिंग
डिफेक्टिव हो सकती है, लेकिन मुल्क उससे सीखते भी हैं। हमारी एक खासियत है कि एक तो हमारी प्लानिंग बिल्कुल बेकार है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया है। इतने सालों में से कोई इंडिया, वैसे अगर बार बार इंडिया का नाम लगा देते हैं, भाई पकड़ के 2-3 बंदे हमें दिखा दो, वो एक ही है ना, वो क्या, उसका केस ये खुद ही ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहां पे वो रुका हुआ है। बट जिस तरह उन्होंने कसाब को पकड़ लिया था, हेडले को पकड़ लिया था, पूरा एविडेंस दिया, वी हैव नथिंग टू ऑफर। लेकिन उसके बाद क्या हमने सीखा है? क्योंकि इंडिया को अपना के खिलाफ कंप्लेन करना मे बी इज पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लेकिन इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पाकिस्तानियों की जान बचाना है ना, उसमें काम नहीं कोई किया। तो पाकिस्तान इज, हालांकि बाजवा साहब के भी 1-2 दफा बयान आए हैं, और वंस इन अ वाइल ये बयान दे देते हैं कि जो इंटरनल थ्रेट है वो बड़ा है इंडिया से, बट दे डू नथिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। ये इनके अपने पाले हुए ही वो बुलाए हैं जो इनके गले पड़ जाते हैं। तो ये है ट्रेजेडी। ये नहीं कि दुनिया में मुल्क गलती नहीं करते अपनी सिक्योरिटी प्लानिंग में, सब करते हैं, बिकॉज ह्यूमन एरर इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे एकदम आदमी सीखते हैं। हम वो खास एक मुल्क है जो अपनी गलतियों से सीखते भी नहीं है। वी जस्ट वांट टू बिलीव एंड वांट द वर्ल्ड टू बिलीव कि इंडिया ही हमारी हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे लगा हुआ है। लेकिन हकीकत में हमारे बैकयार्ड में, आप भी जानते हैं, साजिद ताड़र साहब भी जानते हैं, और तकरीबन एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान नोज कि ये सारा इंटरनल, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। तो ये है पाकिस्तान की ट्रेजेडी। जी ताड़ साहब, ये पहला सवाल ये था कि ये जो आपसे कर रहा हूँ कि भाई हमने तो इन चीज़ों को देखा ही नहीं हुआ कि ये हमें तो इस वक्त जो इमिनेंट थ्रेट है वो इंडिया से नहीं है, इमिनेंट थ्रेट तो इनसे है। सो ये जो बात की जा रही है कि इसको सिविलियनाइज करने की जरूरत है, इसको सिर्फ फौज फौज देख रही है। मुआशरा आज भी दहशत गर्दों के रहमो करम पे है। एक्सट्रीमिज्म उससे भी बड़ा थ्रेट है, दहशत गर्दी से बड़ा, जिससे रोजाना कोई ना कोई बंदा जो है वो इंजेक्ट हो रहा है और वो दूसरे की जान लेने को तैयार है। सो और बड़े योर थॉट्स ऑन दैट सर? चीमा साहब, मैं सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो परवेज हुदा भाई ने जो वो आर्टिकल लिखा है उसको, उसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, मैं नो डिसएग्रीमेंट विद दैट। लेकिन उसके साथ मैं जो चीजें ऐड करना चाहता हूं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ एक तो बताया कि इस वक्त तालिबान टीटीपी चाहती क्या है। टीटीपी ऐसे मुतालबा चाहती है जो एक ऑलमोस्ट अनएक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्ट किए ही नहीं जा सकते। वो पाकिस्तान की डिनाई कर रहे हैं सॉवरेंटी को। तो मैं 3 मुतालबात उनके सामने रखना चाहूंगा। एक तो वो कहते हैं फाटा का स्टेटस खत्म किया जाए, बॉर्डर लाइन जो है वो खत्म की जाए, और उसके बाद पहला उनका मुतालबा ये है कि फाटा के अंदर अफगानिस्तान स्टाइल शरिया इन्फोर्स की जाए, लेटर ऑन उसको पूरे पाकिस्तान पे लाया जाए। ये 3 उनके फंडामेंटल चीजें हैं जो मेरे ख्याल में एक्सेप्ट एक मजाक ही है। अब मैं उसके बाद जो आपने बात की खासकर हमारे मोराल ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, उसके मैं बैकग्राउंड में ये जानना चाहूंगा कि ये तालिबान क्या है। तालिबान आपके खुद के बनाए हुए हैं। किसने बनाए हैं? हमारे एस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियों ने बनाए हैं। तो जब उस वक्त यू वर इन द मेकिंग, आपने उस वक्त मुजाहिदीन इस्लाम का जिहाद का आइडियोलॉजी लेकर आप आए थे। तो उस वक्त आपने जनरल हमीद गुल की मैं मिसाल देना चाहता हूं, उनके स्पीचें सुने, वो सारा इस्लाम इस्लाम जिहाद। तो जब आपने वो कहा है कि हम जिहाद कर रहे हैं फॉरेन इन्वेडर के साथ, तो किस खूबसूरती के साथ इस वक्त आपके बिलावल भुट्टो का अमेरिका के दौरा, उन्होंने बिल्कुल उसको अमेरिका के साथ कर दिया। बार बार वो बयान देते हैं आपने हमें अमेरिकन और दूसरे लोगों के सामने अकेला छोड़ दिया था टू बी किल्ड, या हमारा सौदा किया था। बार बार वो ये कहते हैं आप पे, आपको अमेरिका के साथ रिलेट करते हैं। दूसरा उसके साथ मैं ये करना चाहूंगा कि जब आप यू वर इन अ मेकिंग ऑफ तालिबान, और आपकी एजेंसियां जो थी उनके अंदर भी आपने रिलीजियस माइंडेड एलिमेंट्स थे, आज भी वो वहां खड़े हैं। उसकी मिसाल मैं दूंगा, परवेज साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि वहां पे वजीरिस्तान के अंदर आपके सिपाहियों के जनाजे मौलवी नहीं पढ़ा रहे, और उसके बाद आपके 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 मोराल इतना डाउन है आपकी फौज का कि वो लड़ने से इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं हम इनसे नहीं लड़ेंगे, ये हमारे मुसलमान भाई हैं। और मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहूंगा, एक बुक लिखी गई थी बहुत अरसा पहले, आर्ट ऑफ वॉर।
सन त्सू के चाइनीज बुक थी, उसके अंदर लिखा था जब तक आपके सिपाही ये बिलीव नहीं करेंगे कि द फाइट वी आर फाइटिंग इज अ जस्ट वॉर, इट्स अ जस्टिफिकेशन, बिलीव इन दैट वॉर, द वॉर कैन नॉट बी वन। तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि आपका इस वक्त आपकी आर्मी को ज़हनी तौर पे तैयार नहीं किया गया कि किस तरीके से दे आर ऑन द राइट साइड, ये बिल्कुल मैं समझता हूं। और दूसरा एक और बात है, इस वक्त टीटीपी जो उनका मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि अगर आप इस वक्त उनके अड्डों पे जाके अटैक करते हैं, आप अफगानिस्तान, आपके मैं छोटी सी मिसाल तो ये देना चाहूंगा सपोर्टिंग आर्गुमेंट, 69 अटैक्स अलोन टुक प्लेस इन दिसंबर, 1 month of December, 69. So you are already in a war. It's not that कि आप वार होगी, you are in the war. और उसमें 367 जो है वो लोग जो है उसमें दिसंबर में 69 हमले, 369 लोग मारे गए हैं, 15 हमले जो हैं वो क्रॉस द बॉर्डर हुए हैं अफगानिस्तान से। लेकिन आज अगर आप उन पे अटैक करते हैं, आप अपने they are already have penetrated into your major cities. They are already there. और उनका सबसे बड़ा टूल, उनके पास एयरफोर्स तो नहीं है लेकिन उनके पास जो खुदकुश हमलावर है। उन्होंने आपकी इस्लामाबाद की वीडियो बनाकर आपका गिरेबान पकड़ा है। उन्होंने खानेवाल में आके घुस के जो आपका वो रीजनल हेड था आईएसआई का मुल्तान का, उसको मारकर उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है। तो दर हकीकत वजह लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त आप अभी भी यू आर नॉट सीरियस, लुक लाइक यू आर स्टिल नॉट सीरियस अबाउट इट। दे आर लिविंग अमंग यू। आपने पैसे बनाने के चक्कर में, अफगान मुहाजिरीन का यूएस एड के पैसे बनाने के चक्कर में आपने हर शहर में उनको घुसने दिया। ईरान से आपने कुछ नहीं सीखा, ईरान ने उनको कंटेन करके रखा था एक एरिया के अंदर, आपने उनको सारे पाकिस्तान में जाने की इजाजत दे दी। Now they are everywhere. They are beyond your control. अब मैं एक और मिसाल लेता हूं कि किस तरीके से हमारे जो बाबा एस्टेब्लिशमेंट है शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि इस्लामाबाद के आसपास 5000 तालिबान की फैमिलियां बैठी हैं। This is, I'm not saying by myself, it is on YouTube. अगर 5000 आपका इंटीरियर मिनिस्टर मान रहा है कि 5000 फैमिलीज इस्लामाबाद के आसपास या इस्लामाबाद के अंदर बैठी हैं तालिबान की, तो दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज व्हाट यू प्लानिंग इट। और फिर उनको यूज क्यों नहीं करते भाई उनको? अगर उनकी फैमिलियां बैठी हैं यहाँ पे सारे तालिबान की, तो उनके साथ फिर एडजस्टमेंट करो, उनके साथ करो। ये दर हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान में जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि हम अपने तजुर्बात से नहीं सीखते, सीखते लेकिन कौमें सीखती हैं। मैं कहूंगा डॉक्टर साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आई डोंट कॉल पाकिस्तान एज ए कौम एनीमोर। कौम के अंदर कौमियत होती है। हमारा सिर्फ एक लूट मार करने का एक ग्रुप है, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लूट मार करने वाले ग्रुप हैं। इट्स नॉट ए कौम कौमियत होती है। आपने बांग्लादेश से कुछ नहीं सीखा, आपने किसी अपने तजर्बे के साथ कुछ नहीं सीखा कि हम कहां जाने वाले, हम कहां जा रहे हैं। मैं आज जो दुख के साथ बात अगली वो करना चाहूंगा इसके कि इस वक्त आपका गंदम के हालात ये है कि 3000 रुपए का हो चुका है 20 किलो का आटा। 20 किलो आटे का थैला 3000 का है। और दूसरी साइड पे ये एक इस वक्त 60 रुपए की रोटी पेशावर में बिक रही है। इस वक्त एक रोटी लेके खाना एक साइड पे लग्जरी है, दूसरी साइड पर आपके जो करप्ट अशराफिया है उनके बच्चों ने इस न्यू ईयर पे चार्टर जहाजों पे जाके लंदन और स्पेन के चक्कर लगाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की ये हालात हैं। अगर कोई और कौम होती तो वहां पे दो चीजें होनी थी। इनकलाब फ्रांस की बात करूंगा मैं, जब उन्होंने कहा था कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो। दूसरी मिसाल मैं दूंगा शाह ईरान की, जब ईरान का इनकलाब आया था उस वक्त भी वो गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। गैप आपका भी बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मसला ये है कि आप लोग, आपके डीएनए में नहीं है रिवोल्ट करना। खूनी इनकलाब आते हैं जहां कौमियत के माजी हो, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का कोई माजी हो। हमारा माजी अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं खुद डिसअपॉइंट होता हूं। आपके मुआशरे के अंदर लोग अंदर कमरों में घुस के खुदकुशियां कर लेंगे, बाहर इनकलाब के लिए कोशिश नहीं करेंगे। दिस इज हाउ वी आर। तो हकीकत यह है कि इस वक्त कैलकुलेशन करने में हमारे लोग बड़े तेज हैं। पाकिस्तान से चार्टर जहाज लंदन जाके वापस आता है, $1,60,000 का खर्चा है वो। ये कैलकुलेशन भी किसी पाकिस्तानी ने की है। और दूसरी साइड पे इस वक्त 2 वक्त का खाना पाकिस्तान में इज अ लग्जरी।
तो ये चीमा साहब देखें, जब तक आप मैं बल्कि सबसे बड़ी बात है, मैं डॉक्टर साहब मेरे तो बहुत बहुत मोहतरम है, और डॉक्टर आपका भी इंटरनेशनल रिलेशंस में यू आर, वो कहते हैं यू आर समुंदर ऑफ नॉलेज। मेरी बल्कि रिक्वेस्ट होगी, मुझे आप दोनों में से ये बता दें कि कौन सा फर्द वाहिद है इस वक्त पाकिस्तान में, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो टीटीपी को भी कंट्रोल कर सके और पाकिस्तान को बचा सके। कोई फर्देबाद, मेरी भी कान तरस गए उस बंदे का नाम सुनने में। मैं भी सुनना चाहता हूं कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जब एंटी करप्शन भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, जब नैब भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, जब अदलिया भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, जब हर बंदा ही कहे कि लूट के भाग जाओ, तो बचाना किसने? मुझे एक बंदे का नाम आप प्लीज, बोथ ऑफ यू आर अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस, एक बंदे का नाम मुझे बता दें या एक इंस्टीट्यूशन बता दें कि दिस विल सेव पाकिस्तान। देखिए डॉक्टर साहब ने आपके सामने बहुत बड़ी पजल रख दी है। देखें 23-24 करोड़ का मुल्क हो, वो कह रहे हैं एक बंदा बताएं जो हमें होप दे, जो हमें बताए कि मुल्क से जो है वो हमने कैसे कोई इकोनॉमिक सोल्यूशन, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन। ये सवाल तो बहुत बड़ा है हमारे लिए अपना डॉक्टर साहब। बात ये है कि एक ही चीज रह गई है, लेकिन उसका आना अब है या नहीं है, वो है इमाम मेहदी। उनका इंतजार जो है ना, वो हमारे फोकलोर में है। वो आ जाए तो शायद बात बन जाए। पाकिस्तान के 220 मिलियन लोगों में मुझे कोई नजर नहीं आता। मैं साजिद तारड़ साहब के साथ टोटली सरेंडर करता हूँ इसके ऊपर। आई हैव नो, और मैं बार बार कहना, मेरे को गिद्दड़ सिंह ये कि मैं ले आवांगा ते तुसी नहीं लभोगे। मेरी एक ख्वाहिश थी डॉक्टर साहब, मैं दसिया सी, लेकिन ओदे वास्ते यू नीड अ लॉट ऑफ गट्स टू डू इट। वो कहते हैं गट्स। वो ये था कि हमारे इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ साहब है सऊदी अरेबिया में है, ये दोनों डायरेक्शन पे जाते हैं पैसे मांगने के लिए। चाइना भी जाते हैं और सऊदी अरेबिया भी पैसे जाते हैं। ना चाइना से कुछ सीख कर आते हैं कि वो 50 साल में दुनिया की पावर किस तरह बना जी, करप्ट वजीरों को गोलियां वहां किस तरह मारी जाती हैं, ये वहां से ये सीख के नहीं आते, कमिश्नर लेने जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे इस वक्त जो सैयद बादशाह हैं वो गए हैं सऊदी अरेबिया में। मेरी ख्वाहिश थी मोहम्मद बिन सलमान से ये पूछते कि लोगों को होटल में किस तरह लेके गए थे ये, और पैसा किस तरह लिया था। मेरी ख्वाहिश थी इस बात की कि सिर्फ 10 लोग, ये हमारे मुर्शद पाक को भी पता है 10 लोग कौन है, उनको सरीना ले जाएं, जेलों में ना ले जाएं, और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करें कि अपने कमाए हुए पैसे रख लो, जो लूटे हैं इस कौम के वो पैसे दे दो, आपको IMF पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन वो करेगा कौन? वो वही कर सकता है जो कमिटेड हो पाकिस्तान के। बिल्कुल बात यही है जो बार बार कही जाती है कि पाकिस्तान को बनाने के लिए इन्होंने हर वो आर्गुमेंट दी जिसमें प्रोमिसेस हद से ज्यादा बढ़ के बना दी, लेकिन दे वर नॉट सीरियस। क्योंकि इनका एक दिन का, साजिद तारड़ साहब शायद आपने मेरा वो इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने कहा मुस्लिम लीग ने 1 घंटे के लिए कभी आज़ादी के लिए अंग्रेज से कोई टक्कर नहीं ली, नॉट इवन फॉर अ सिंगल आवर। ये कभी किसी अंग्रेज के जेल में नहीं गए। अब कहते हैं यही तो हमारा कमाल है कि हम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਸਨ कि वो ਜਾਂਦੇ हुए मुल्क दे गए हैं सानू। यार कोई अकल दी गल करो। कुछ तो आपने उनकी खिदमत की होगी ना, और खिदमत क्या की थी कि फ्रीडम स्ट्रगल से आपने अलग होके तो अंग्रेज का साथ दिया, वो जाते वक्त ऐसा पाकिस्तान बना गया जो डिफेंसिबल ही नहीं है, और वो टूट गया। और लेकिन जो बाकी था वो तो हमारे पास आया ना, ये 4 सूबों का, उसका सत्यानाश हमने कर दिया। अच्छा, बात ये है कि यानी बार बार अगर आप 10 और भी प्रोग्राम कर लें तो बात वहां पे ही रुकेगी कि या तो यहाँ के लोग इनकलाब के लिए खड़े हो जाए, लेकिन अब अगर DNA में नहीं है तो वो भी नहीं हो सकता। बात है कि हम हर बात का जवाब भी तो दे देते हैं ना। व्हाट इज लेफ्ट देन कि इनके अंदर ही कोई इनकलाब होए जो ओवरथ्रो कर दे, ये वो कर दे और पता नहीं एक नया पाकिस्तान बना ले। मुझे वो भी नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और वो गोइंग बैक टू द डिस्कशन। देखिए, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, इंडिया भी अफगानिस्तान से निकल गया। सो अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि अब पाकिस्तान का दुश्मन कौन है अफगानिस्तान में, और क्यों हमें अफगानिस्तान जो है वो हमारे पे हमले कर रहा है।
ये जो क्वेश्चन है, ये अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें जो छुपी हुई हैं, अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि जी आपको राइट टू प्रोटेक्ट आप टेरिटरी है, इट मींस कि अमेरिकन कह रहे हैं कि आप F-16 लेके अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दो, टीटीपी को भी मारो, वही जो वो अल-कायदा को भी मारो, सबको मारो। आप क्या समझते हैं कि अब हमारा दुश्मन कौन है? मतलब हम क्यों लड़ रहे हैं हमारे पाकिस्तान दुश्मन से? तो तालिबान ही है। वो मुझसे लोगों ने कुछ और प्रोग्राम में कहा, मैं क्या साडी बिल्ली ते सानू ही म्यो, ये तो तैयार हमने किए थे, इनको पैदा हमने किया। हमारी जो थी बेनजीर भुट्टो के मिनिस्टर थे नसीरुल्लाह बाबर, वो उन्होंने खुद कहा है कि ये हमारे तालिबान हमारे तैयार किए। ये वो तो हम उनको तो कंट्रोल कर नहीं सके। जब वो पहली दफा पावर में आए थे तो ये भी नहीं मनवा सके कि डोरेन लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है। इन्हें तब समझ नहीं आई कि अफगान्स आर नेशनलिस्ट वन वे और अनदर, वो फंडामेंटलिस्ट हो या वो कोई और हो, ये उन्हीं के पीछे लगे हुए। ऑनेस्ट टू गॉड मैंने लोगों को कहते सुना है कि यार ये सारे अगर अफगान यहाँ आ जाएं तो हम फिर दोबारा जंगजू होंगे और हम फिर जिहाद के लिए निकलेंगे। सम पीपल आर सो मैड इन देयर हेड, वो ये बातें कर रहे हैं। आप और मुझे फिक्र लगी हुई है, कुछ लोग तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये जो गज़वे हिंद है वो आराम आराम से आगे बढ़ रहा है। आप उनका भी तो जिक्र करें, वो हर जगह पे हैं। तार साहब एक बात बताएं, अमूमन जो कहते हैं तरक्की तब मुमकिन होती है जब आप अपने डिफरेंसेस और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो ख़त्म करते जाते हैं। पाकिस्तान पिछले 75 साल में ही अपने कॉन्फ्लिक्ट क्यों ख़त्म नहीं कर सका? फॉर एग्जांपल ड्यूरन लाइन है, ये अगर उसी को आज देख लें, हम आज तक वो अफगान तालिबान है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ही जुमला खोतियां ते फिरदे ने पे हो, ठीक है, एंड वो हम उनके साथ बैठ के और तो अपना बॉर्डर डिस्कस नहीं, हमारी नहीं कर जो सकते हम। जो शराफिया है जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है, क्या उनको पता नहीं था कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होंगे तरक्की मुमकिन नहीं होती? तो हम ये जो परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर हम मौजूद हैं, ये क्यों हमारी ये शराफिया ये आज तक फैसला नहीं कर सकी कि अगर अगर इन तरक्की करनी है तो इन कॉन्फ्लिक्ट से जान छुड़ाएं? हम क्यों इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनते जा रहे हैं? आपकी क्या सोच है सर इसमें? मेरी सोच, मैं चीमा साहब इसका आखिर लुबे लुबाब बताना चाहता हूँ सिर्फ आपको। मैं ये इसको घुमाऊं पेचूं इधर उधर पॉइंट्स दूं, दिए जा सकते हैं, लेकिन देखें मैं आज एक आपको कंपैरिजन देना चाहता हूं। आप इस वक्त आपकी रूलिंग एलीट क्या है? ना माजी में उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लिए हैं, ना अब ले रहे हैं। पर्सनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। आप मुझे ये बताएं, आपके कितने लीडर जो है पाकिस्तान बेस्ड हैं? सारे लंदन बेस्ड हैं। आपके रिटायर एस्टैब्लिशमेंट कहां जाती? सारी लंदन चली जाती। आपके रिटायर जजेस भी यहां रहना पसंद नहीं करते। जिस बंदे के बच्चे पहले बैठे हों बाहर, एसेट्स बाहर हों, वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेगा? वो क्यों लेगा? हाँ, क्यों लेगा? वो पॉसिबल नहीं ना। नहीं। अभी आज किसी ने कहा जी तारड़ साहब मोदी के साथ कंपैरिजन करें। मैंने कहा मोदी के साथ कंपैरिजन मैं कर ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है, मोदी का ना बच्चा है, ना उसकी बीवी है, ना लंदन में उसके कोई एसेट्स हैं। और मैं बता सकता हूं कि इस वक्त इंडिया के जितने जो लोग हैं सारे पिछले, वो सारे इंडिया में बैठे। यू आर बीइंग ऑपरेटेड, जिस तरह मैं डॉक्टर साहब से सेकंड करना चाहूंगा, आप यू आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम लंदन। आप दूसरी मिसाल देना चाहता हूं। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने लफ्ज इस्तेमाल किया था इलेक्टेबल्स। वो इलेक्टेबल्स कौन है? वो अंग्रेजों के जो मुखबर थे, अंग्रेजों के जो जिनको महीने देकर गए थे, उनके पोते हैं। इस वक्त आपके इलेक्टेबल कौन है? मैं दो बता देता हूं इलेक्टेबल में कौन है। आधे जर्नैलों के बच्चे हैं, असद उमर जैसे। आधे जर्नैलों के बच्चे हैं जिस तरह वो उमर अयूब साहब। और दूसरे बच्चे जो है वो इलेक्टेबल हैं, वो जो अंग्रेजों के जितने मुखबर थे, जो अंग्रेजों के वफादार थे, उनके पोते दोते हैं। ये आपके इलेक्टेबल्स हैं। आप समझते हैं ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे ये? और तीसरी मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, आपका जो आप जिस डेड एंड पे पहुंच रहे हैं, 3 पार्टियां हैं, तीनों एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं। भुट्टो साहब का बाप कौन था? अयूब खान था। उसके बाद नवाज शरीफ कहां से पैदावार हुए? वो ज़िया-उल-हक की पैदावार है। हमारा मिस्टर हैंडसम है, जनरल ज़हीरुल इस्लाम की पैदावार है। जब इनकी ये इंडिपेंडेंट लाई नहीं गए, पाकिस्तान में आज स्टेटमेंट है अमीरुल मोमिनीन की कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना कर, इंजीनियरिंग हो रही है। कराची में MQM की इंजीनियरिंग हो रही है, बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की इंजीनियरिंग हो रही है। तो देखें, जब आपके अदारे जिन्होंने बॉर्डर प्रोटेक्ट करने हैं, जब वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे, 75-76 साल से कर रहे हैं,
इन लोगों को हमारे ऊपर एक पिक्चर तैयार किया जाता है, अमीरुल मोमिनीन, अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताईन, अमर बिन मारूफ, ये हमारे लिए तैयार हो रहा है। कर कौन रही है? एजेंसियां कर रही। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आखिरी पॉइंट डॉक्टर साहब, मैं ये बात ये करना चाहता हूँ, एजेंसियां कौन है? पाकिस्तानी नहीं है, जर्मन तरी ना है। ये सारे लोग जितने भी जिनको हम ब्लेम कर रहे हैं, 76 साल से हमें खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान को तबाही करने वाला कोई जर्मन एक बता दें, कोई फ्रेंच बता दें, हैं तो सारे पाकिस्तानी। और कौन है? सारे हमारे बहन भाई हैं। उनको नहीं पता पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। अगर डॉक्टर साहब को बैठे स्वीडन में, मुझे वॉशिंगटन डीसी में बैठे सारी पता है चीजें, तो लोग जो उनकी आंखें बंद हैं, कान बंद है उनके, पाकिस्तान हर खोते रेडी वाले के कोड भी स्मार्टफोन है, उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उन्हें भी पता बिल्कुल। लेकिन दुख। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और आज का टॉपिक जो था वो बड़ा ही खतरनाक था भाई साहब। क्यों? वो खतरनाक इसलिए था कि पाकिस्तान को जो है 2022 में एक महीने में, दिसंबर के महीने में 400 जो डेथ हुई है वो तालिबान की वजह से हुई है। तो देखा जाए तो पाकिस्तानी आर्मी का कोई, सही बात है कि टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए कोई इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं। ट्रेनिंग का ट्रेनिंग को चाहे खुद करते हैं, ट्रेनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब। नहीं, भाई साहब माइंड सेट नहीं है, ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर है। माइंड सेट कर भी ले तो जगह जगह कोने कोने पर वो बैठे हुए, कैसे उनके साथ इंडिया ने 2022 में 503 से ऊपर मारे टेररिस्ट। उनकी जो आर्मी है, मैंने कई वीडियोस देखी, वो भाई स्पेशल जो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर आतंकवादी अटैक होते हैं, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो चलो वो तो एरिया हो गया बॉर्डर वाला यार, तो कैसी पे बच्चों वाली बातें करता है तारक साहब। तैयार आपने किए, एक बंदा जिसे आप ट्रेन कर रहे हो उसकी देखो जी, उसके जो रूल आप उससे सिखा रहे हो वो आपके हैं, जो शुरुआत में सिखाया गया थे वो, और आपने सिखाया वो आपके भाई साहब, वो खुद से स्पेशल को समझ क्यों नहीं है? मुस्लिम भाई ये बात माइंड जो सेट है ये लड़ने नहीं सारी बोल रहे थे ना भी हमारे जो फौजी जवान है वो तैयार ही नहीं है, तो उनके साथ क्यों नहीं गया? अफगानिस्तान में की ट्रेनिंग नहीं हो रही ना भाई साहब। अफगानिस्तान में ऐसे ही हुआ था, मेंटली वो आर्मी नहीं लड़ी, आर्मी लड़ी नहीं। हालांकि 75,000 आर्मी थी उनकी, वो 75,000 से भी ज्यादा आर्मी थी, और जो आतंकवादी थे वो कम थे, तो तालिबान कम थे। अच्छा, तो वो आर्मी जो वो हथियार डाल दी, उन्होंने कहा भाई अपने ही हैं कि किससे यही बात है हमारी आर्मी। ऐसा तो नहीं कि उन्हें उनके मतलब के उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ गई जी, उनकी ट्रेनिंग नहीं कि ऐसे लेट के गोलियां नहीं चलानी या हवा में फायरिंग नहीं करनी, उन्हें सामने से नजर आ रहा है भाई मुसलमान भाई हैं, तो दिमाग नहीं मान। लेकिन वो मुसलमानों को मतलब कत्ल शहीद कर रहे थे, वो मुसलमान नहीं है फिर भाई। बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी। तो फिर इस प्लान का कुछ न कुछ इसमें आप इसका ब्लेम सिर्फ दहशतगर्दों को नहीं दे सकते ना, वो हमारे मुल्क में पहले है, इसका ब्लेम दे तो नहीं सकते, वो हमें ठोकते नहीं, उसका ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? जाएगा इस मुल्क को स्टॉप कर सकते, तो वो कुछ नहीं करेंगे। भाई साहब मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जिनके हाथ में हमने पाकिस्तान की जिम्मेदारी रखी, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना। तो भाई साहब बात ये है कि जो ना सीधी सी बात ये है, लड़ भी नहीं सकते, ये कन्फर्म बात। एक बीमारी होती है, एक जख्म होता है, जब वो ना शुरुआत उसकी होने लगती है, अगर उसका उस वक्त इलाज कर लिया जाए ना तो वो आसान होता है। अब ये जो है कैंसर जो है वो ब्लड में शामिल हो चुका है। तो एक तो भाई हमारे जो लोग हैं, जो जितने मदरसा हैं, वो भाई साहब माइंड सेट तो बना हुआ है ना भाई। मदरसा के अलावा नहीं लोगों का बना हुआ, मदरसा के अलावा बहुत सारी पार्टियां लोग पाकिस्तान बना रहे हैं। ठीक है भाई, इस्लाम आ रहा है, इस्लाम के मुताबिक सही जो होगा वो कानून आ रहे हैं। सबसे पहले तो सही भी हम लोगों ने किया, हमारे जो हेड साहब ने किया था, नहीं किया हम भी इस वक्त भाई। और उसके दौरे हुकूमत के अंदर वो मुआहदे करता रहा, मतलब बचत होती रही। अब वो रहा नहीं है, ना मुआहदे हो रहे, ना उनको पैसे दिए जा रहे, ना मुआहदे कर करके तो इनको स्ट्रॉन्ग कर दिया। जब ये भाई साहब बच्चों को इन्होंने बच्चों वाले स्कूल पे अटैक किया था ना, ये पूरे गैरतमंद होते ना उस वक्त ही खत्म कर देते। असल में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे, अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। भाई एक और बात है, ईरान के अंदर है लेकिन उन्होंने खास एरिया के अंदर उन्हें रखा है। हमारे पाकिस्तानी ने
डॉलर के लिए पूरे कंट्री के अंदर बोला जा, वो तो लालची कौम है, मकारी कौम। डॉलर आता है। देखो ईरानियों को पता था कि हम ईरानी, ये अफगानी, हमने इस बात को मेंशन ही नहीं किया कि हम पाकिस्तानी, ना बात बोल दिया भाई, कोई मुसलमान भाई भाई, कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, कोई चीज किसी इदारे का बंदा इस चीज पर एग्री नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूं ना। और जिस तरह 5000 फैमिली इस्लामाबाद के अंदर रह रही है, अगर ये हमला कर दें तो इस्लामाबाद का क्या हाल हो जाएगा पता है आपको? तो उसमें आम ये मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। आम लोगों को हमारे पास तो बात वही आ जाती है ना, जब उसमें आप फिर ये होगा, खबरें नशर की जाएंगी जी पाक आर्मी अपने ही बंदों को मार रही है, पाक आर्मी ने ऑपरेशन किया, उसमें देख ही जाएगा। ये तो नहीं देखा जाए, ये जिन्होंने पैदा कर रखा है, जिनके मुआहदे हो रखे हैं, एक बंदा अगर ये भाई दहशतगर्द हैं, इतने इनके लंबे चौड़े हाथ होते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, समझ लगी। बंदा डरते हुए उनके खिलाफ बयान भी नहीं दे सकता। मैं तो हैरान हूँ कि उसने भाई राणा सनाउल्लाह ने कुछ बयान दिया, वो भी मैं कहता हूँ पूरा क्लियर करके नहीं दिया, गोल मोल करके दिया बयान। तो उनके खिलाफ कोई बंदा बयान भी नहीं दे सकता, जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जान को खतरा है। वही तो बात है भाई साहब, डरते हुए उनके खिलाफ बंदा बात भी नहीं करता। अपनी जान की परवाह नहीं है, वो दूसरे की नहीं करेंगे। और तो फिर लुटने दें इस गुलिस्तान को, गुलिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को लुटने दें, फिर चीखे मत ना। तो भाई साहब महंगाई की वजह है, महंगाई ने क्या कर दिया है पाकिस्तान? महंगाई तो भाई हर जगह है, और जो हालात है महंगाई की प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है महंगाई यार, तू क्या बोलता है यार? लोगों की जान बच जाए ये कम है। महंगाई तो दुनिया में महंगाई से बाद में निपटेंगे, मन था वो 6000 का महंगाई से बाद में उससे निपटेंगे। देखना पहले है कि लोगों की जिंदगी तो बचे। सांस लेने भाई साहब खाने की चीज नहीं तो लड़ाई तो होता है। और महंगी चीजें खाने वाला कोई बचेगा तो महंगी सस्ती का रोना होगा ना। इतने अटैक तो नहीं ना हो रहे जितने हालात इन्होंने मुश्किल कर दिए पाकिस्तान के। ना ना भाई, वो उसमें बेशक तो वहीं से ही उनकी इन्वॉल्वमेंट ही आती है। पहले मतलब कि दोनों तरफ अमल करना चाहिए, महंगाई को भी कम करें, ठीक है, दहशतगर्दी को भी, लेकिन पहले जो है ना जरूरी चीजें वो दहशतगर्दी नहीं है, जरूरी है भाई, पहले जरूरी है खाना, जरूरी है किसानों के लिए जरूरी है खाना। जंग के हालात में आपके पास खाना वाफर मिकदार में, उधर से कोई आपको गोलियां मार रहा है, उस खाने को क्या करेंगे आप? और भाई साहब दोनों चीजें अभी तक नहीं चली, और दोनों कंट्रोल में है, जरूरी है भाई, जरूरी है, दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। बाकी ये है जिस तरह एक मजदूर का भाई आटा लेने गया था, वो सब्सिडी वाला वो 3300 या 3500 कीमत मर गया भाई, मैंने मुझे पता लगा। उसकी 6 बेटियां हैं, उसकी देखभाल कौन करेगा? डेथ हो गई भाई, आटा लेने गया था, कतारों के अंदर लंबी लंबी कतारों के अंदर खड़े हैं सुबह से लेकर शाम तक, और 10 किलो का इनकलाब लाओ भाई। इनकलाब तो पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, उठो इनकलाब वाला डीएनए नहीं है, हर बंदी दूसरे का काना है, हर बंदी करप्शन में है, एक ही पोल खोले के बाद दूसरा आप ही खोल दे, कहानी नहीं है। अभी बात पता है क्या है, हमारे ना टीचर थे हिस्ट्री के, वो हमें बता रहे थे कि ये ना जो जिम्मेदार बड़े बड़े जिम्मेदार है ना, जो इनके पास इतनी जमीनें कहाँ से आई? ये कोई राजा महाराजा नहीं थे, ये जमीनें कैसे आई? इनका थोड़े से बड़ी मतलब थोड़े से ताकतवर होते थे, जो अंग्रेजों के फ्रीडम फाइटर थे, जो भगत सिंह को मरवाने वालों के ये रकबे हैं, जो सही बात है भाई, जो फ्रीडम फाइटर होते थे उनको पकड़ाने के लिए अंग्रेजों से मिलती थी जमीनें नहीं। तो ये जो बड़े बड़े जिम्मेदार बने फिर बैठे हैं, ये ऐसे ही इन्होंने जमीनें कमाई अपने भाइयों का, उधर जिनकी वजह से हमारा मतलब कंट्रोल चल रहा है, उन मुखरों के पोते इक़्तिदार में भी वही तो बताते भी ऐसा ऐसा करना, वैसे ही हो रहा है। बता रहे थे कि जो मुस्लिम लीग थी, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग भाई, पीपल पार्टी तो कल मुस्लिम लीग जो थी, इसके लोग कभी जेल में नहीं गए, तो गोरों के साथ मिले हुए थे ऊपर से। तो ये शुरुआत है भाई साहब, खराबियां। अब इधर बैठ के ना अगर ऐसा बोलेंगे तो भाई एंटी नेशनल का ठप्पा भी लगेगा, लेकिन जो सच्चाई है ना वो फिर हमें थोड़ा सा छुप नहीं सकती। ये खराबियां वही शुरुआत से ही चल रही हैं। पावर के नशे में लोगों के साथ जो है ना बड़ा ही गलत किया गया,
अवाम को और ऊपर से एस्टैब्लिशमेंट के तो भाई क्या कहने, इंसाफ नहीं, जो हुक्मरानों को अपनी मर्जी से आगे लेकर आते हैं और जब वो सारे इदारे उनके साथ, सारे इदारे उनके साथ में। बाकी ये भाई इंसानियत के जो है ना अभी बहुत नुकसान होने वाला है कि, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मैं एक डाउट हो जाता है फिर भी, आज भी जो मेरे दिमाग में है, आज ये खुद को पाकिस्तानी तस्लीम करें, 2 ऑपरेशन करें, बाई डेविड लाइन भी मंजूर हो जाएगी, बात सुनो इतने सालों से कंट्रोल हो जाएंगे भाई। पाकिस्तानी खुद को मानते ही नहीं है। ये जो बड़े बड़े जब वो पावर में नहीं थे तब उनसे ईरान वालों ने समझाना है, अब वो कैसे माने? ईरान वालों ने समझाना कि हम ईरानी, ये अफगानी, इन्हें यहाँ मखसूस एरिया में रखना है। हम तो थे मकार लालची, उन्हें पूरे मुल्क में फैलाया, पैसा आ रहा है, पैसा लेंगे। पाकिस्तान का ऐसा हाल किसने किया है? हमने लोगों ने भी किया है, हमारा भी भाई साहब थोड़ा सही लेकिन हाथ जरूर है। जहाँ पर भाई ना इंसाफी होती है ना वहाँ पर ऐसे ही होता है। मुसलमानों कश्मीर के हर रोज ये बात उठा देता है, पाकिस्तान नवाज शरीफ उठता है, शहबाज शरीफ उठता है, सारे उठते हैं, कश्मीर की बात उठा देते हैं। अपने जो मुल्की हालात है वो पाकिस्तान की आवाज उठाओ, वही ना भाई, पाकिस्तान में हालात कैसे हो रही है लोगों की। बलोचिस्तान वाले वो रोज खराबी कर रहे हैं, अपने पहले तो वो संभाल, दूसरों की बात में। अच्छा, ऊपर से धमाके इधर हो रहे हैं, हमारे अपने टीटीपी वाले कर रहे हैं, ऊपर ब्लेम किसके ऊपर लगा देते हैं? इंडिया के ऊपर। देखो सर ने बोल दिया भाई उन्होंने हमारे पकड़े, आप भी हमें बता दो ये उनका है, सबूत दो। कुलभूषण यादव को पकड़ा हुआ कहते हैं, ये वो सारी जिंदगी से केस भी खुद लड़ रहे हैं इंटरनेशनल। तो इनसे नंबर 1 एजेंसी होने के बावजूद पकड़ा नहीं गया आज तक कोई जो जिसका पक्का सबूत दिया जा सके। बैन वालों से हमें खतरा नहीं है भाई, ना इंडिया से ना किसी और कंट्री से, हमें अपने अपनों से खतरा है। अंदरूनी खराबी है और ये बड़ी खतरनाक है, और इसका ना भुगतान दीमक की तरह चाट जाएगी कंट्री, लंबा भुगतना पड़ेगा, बड़े हालात खराब होने वाले हैं। एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से भाई जान का खतरा, जान और माल दोनों का खतरा। कंट्री जो है वो ऊपर अंदर से आवाजें उठना शुरू, गिलगित बल्तिस्तान में आवाजें उठ रही है, बलोचिस्तान में उठ रही हैं, कश्मीर से आवाजें उठ रही हैं। ये अपना पाकिस्तान को इकट्ठा करके लेकर चल पड़े ना, वो बड़ी बात है। बजाय दूसरों के ऊपर अफगानिस्तान पे रूल करने की बजाय जम्मू कश्मीर लेने के, ये अपना पहला था जो पाकिस्तान था जो टुकड़ा मिला, मैं कहता हूँ यही कंट्रोल करके चला लेना, यही बड़ी बात है। लोगों के साथ ना इंसाफी करते नहीं, ये जो बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, वो जो चार्टर प्लेन करके जाते हैं, जिनके लौंडे वो बनाने जाते हैं, लोग इधर उनकी आवाम जो है वो भूख से मर रही, गरीबी उनको नजर नहीं आ रही, वो आप जैशियां कर रहे हैं। ये हालात है भाई पाकिस्तान के, जो बड़े एलीट वाले बैठे हैं वो खुद याशियां करते हैं आवाम को भूखा मरने के लिए। जब तक तारक भाई एलीट वाले हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे, या पाकिस्तान के अंदर की फैमिली या नहीं रहेंगे ना, तब उस वक्त पाकिस्तान ऊपर परवाह ही नहीं है। डुअल नेशनलिटी खुद ही खत्म नहीं करते, सारे पावर तो उनके हाथ में, हमारे हाथ में होती तो हम कहते भाई साहब जिसने पार्लियामेंट में आना है या जिसने आर्मी का बड़े ओहदे पे आना है वो डुअल नेशनलिटी उसके लिए ना डलो, वो बाहर जा ही नहीं सकते। जी, अगर ऐसा उसे पता होता कि मेरे बच्चे गैर महफूज है, मेरी दौलत गैर महफूज है, मैं देखता दूसरे दिन ये कैसे डेविड लाइन को पार करके आता, सारे हालात ठीक हो। उन्हें तो पता है हमने यहाँ से लूटना है और हो जाना है फुर। सही बात, वो पाकिस्तानी नहीं है। बड़ी वजह ये पाकिस्तान को इस हालत पर पहुंचाने की सबसे बड़ी वजह ये, लेकिन इस बड़ी बात को हम जड़ से नहीं उखाड़ेंगे। अपने इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार की पावर के नशे में लूटा, अवाम भी घटिया, हुक्मरान भी घटिया, सब भी घटिया। बस एंड यहाँ पे करूंगा, तो अगला पार्ट भी बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा। वीडियो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे, तो ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।